हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 20 मार्च और 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और साथ ही वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात करें तो द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन इट्स रेजोल्यूशन 66 बाई 281 ऑफ 12th July 2012 proclaimed 20th of March, the International Day of Happiness, recognizing the relevance of happiness and well-being as universal goals and aspirations in the lives of human beings around the world and the importance of their recognition in public policy objectives. आप ध्यान रखेंगे 20th of March को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में। और इस वर्ष की जो थीम है वो है सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस, फोकसिंग ऑन कल्टिवेटिंग अ हेल्दियर रिलेशनशिप विद डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलबीइंग। It promotes using technology for good, fostering real connections and finding balance, accompanied by a dedicated action for happiness event. इसके साथ ही हाल ही में रिलीज हुआ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो अमिड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस 79 कंट्रीज रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट गेन्स इन हैप्पीनेस लेवल्स फ्रॉम 2006 to 2010 base period to 2023 to 25 according to the World Happiness Report, जिसको पब्लिश किया गया है थर्सडे को। इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप पर कंट्री रही है वो है फिनलैंड। इसके साथ ही अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो वो कंट्रीज हैं फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका और स्वीडन। अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान है, सियरा लियोन, मलावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इस्वातिनी, ये सब कंट्रीज शामिल हैं। भारत की बात करें तो इस वर्ष जो इंडिया की रैंक है वो है 116th विद द इवैल्यूएशन स्कोर ऑफ 4.536। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे 2026 के बारे में। एवरी ईयर वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th of March around the world to raise awareness about the bird, their decline and role in our surroundings. फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया इंडिया में in 2010 and it was started by the Indian conservationist Muhammad Dilawar who started the Nature Forever Society। और ये जो मोहम्मद दिलावर हैं इनको स्पैरो मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष जो वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम है वो है सेव स्पैरोज फॉर अ हेल्दियर टुमारो, स्पैरो इन अर्बन लाइफ एंड अर्बन बायोडाइवर्सिटी। ये जो डे है ये हाईलाइट करता है द नीड टू प्रोटेक्ट द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पैरोज ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड हैबिटेट लॉस। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट के बारे में, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, हाल ही में तंजानिया काफी चर्चा में रहा है हम इसके बारे में देखेंगे, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे रीयूनियन आइलैंड के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the National Biodiversity Authority of India, consider the following statements. यहाँ पर जो भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It was established to implement the provisions of the Biological Diversity Act 2002। और सेकंड स्टेटमेंट है It has the authority to issue approvals for access to genetic resources for commercial utilization by both Indian and foreign entities।
और थर्ड स्टेटमेंट है, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फंड्स मोबिलाइज्ड बाय द एनबीए हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोकल कम्युनिटीज एंड फार्मर्स। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से संबंधित यहां पर कौन से या कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The NBA is a statutory body established in 2003 to implement the Biological Diversity Act 2002, which was India's response to the United Nations Convention on Biological Diversity. So, under the Act, the NBA handles approvals for foreigners, NRIs, and foreign companies as well as for IPR, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से जानते हैं। However, commercial utilization by Indian citizen or Indian owned companies is primarily regulated by the state biodiversity boards. So, as per the first national report, out of 216.31 crore mobilized, 139.69 crore was distributed to local communities, farmers, and traditional knowledge holders. So, this highlights the functional success of ABS mechanism in India. अभी रिसेंटली ये जो अथॉरिटी है ये काफी चर्चा में रही बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज in collaboration with the National Biodiversity Authority has submitted India's first national report on the implementation of the Nagoya Protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Secretariat of the Utilization. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The crop prospectus and food situation report is released by which of these? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फसल संभावना एवं खाद्य स्थिति रिपोर्ट जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या फिर वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही ये जो रिपोर्ट है क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये रिलीज किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप देख सकते हैं The Crop Prospectus and Food Situation Report is published by the FAO to provide global assessments of food supply, demand, and food security conditions, especially in vulnerable regions. सो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड 3 times अ ईयर। 2023 से पहले ये साल में 4 बार प्रकाशित की जाती थी एंड इट प्रोवाइड्स अ फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस ऑफ द फूड सिचुएशन बाय जियोग्राफिक रीजन फोकसिंग ऑन द सीरियल प्रोडक्शन आउटलुक, market situation and food security conditions with a particular attention on low income food deficit countries. सो ये जो रिपोर्ट है ये इंक्लूड करती है अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिक्वायरिंग एक्सटर्नल असिस्टेंस फॉर फूड, हाईलाइटिंग द मेन ड्राइवर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। So it also includes a global cereal supply and demand overview to complement the biennial analysis of the Food Outlook publication. And this report is available in English, French, and Spanish.
तो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा जो क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट है, ये पब्लिश किया जाता है FAO के द्वारा। FAO ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। साथ ही वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। And the day is celebrated to mark the anniversary of the founding of the FAO in 1945. So it is one of the UN Food Aid Organization based in Rome, Italy. Its sister bodies are World Food Program and the International Fund for Agricultural Development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about Central Adoption Resource Authority. यहाँ पर जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट रेगुलेट्स ओनली इंटर कंट्री अडॉप्शंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। एंड थर्ड, it acts as the central authority for inter-country adoptions under the Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है इट रेगुलेट्स बोथ इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस, नॉट जस्ट इंटर कंट्री अडॉप्शंस। आप देख सकते हैं The Central Adoption Resource Authority is the apex body in India that regulates and monitors the adoption process to ensure it is transparent, ethical, and child-centric. So recently, this authority issued nationwide directive to strengthen adoption procedures, secure records, and protect the identity of children, marking an important step towards safeguarding child rights. और ये जो अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट and it is responsible for regulating adoption in India. It gained statutory status under Section 68 of the Juvenile Justice Act 2015. It deals with the adoption of orphaned, abandoned and surrendered children और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर हम इस अथॉरिटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं to ensure every child gets a safe and permanent family. Second, to make the adoption process transparent, ethical, and legally sound. Third, to protect children's rights and identity, and also to prevent illegal adoption and child trafficking. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding United Nations Environment Program. यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द लीडिंग ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द इन्वायरमेंट। एंड सेकंड, इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नैरोबी, कीनिया। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली इन अ न्यू रिपोर्ट, safe disposal of unused medicines by the United Nations Environment Programme warned that the improper disposal of medicines poses serious risk to both environment and public health. सो यूएनईपी जो है ये एक लीडिंग ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन द इन्वायरमेंट, and it was founded in 1972 after a United Nations General Assembly resolution. It was conceived to monitor the state of the environment and coordinate responses to the world's greatest environmental challenges. The UNEP Secretariat, led by the Executive Director, implements UNEA decisions and oversees day-to-day operations. So ये जो UNEP है, it functions through multiple regional offices in Asia Pacific region, Africa, Europe, Latin America, West Asia and North America. और यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी, कीनिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। सो यहां पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी, ये कंट्रीज हैं केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, बुरुंडी एंड युगांडा। And the question is, how many of the above countries share a land border with Tanzania? सो यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपरोक्त देशों में से कितने ऐसे देश हैं जिनकी जो भूमि सीमा है वो तंजानिया के साथ साझा होती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये सारी ही जो कंट्रीज हैं अपना बॉर्डर शेयर करती हैं तंजानिया से। आप यहाँ देख सकते हैं तंजानिया अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा, बिकॉज रिसेंटली इंडिया हैज डिस्पैच्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन टू तंजानिया एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। So Tanzania is an East African country situated just south of the equator. It shares border with the 8 countries और ये countries हैं Kenya and Uganda to the north, Rwanda, Burundi and the Democratic Republic of Congo to the west, Zambia, Malawi and Mozambique to the south. So the eastern border of Tanzania meets the Indian Ocean. और यहाँ का जो क्लाइमेट टाइप है वो है ट्रॉपिकल विद द लॉन्ग ड्राई सीजन एंड 2 रेनी सीजन्स। आप ध्यान रखेंगे यहाँ की जो मेजर लेक्स हैं वो है लेक विक्टोरिया, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और लेक विक्टोरिया का जो बॉर्डर है वो 3 कंट्रीज से लगता है, युगांडा, तंजानिया और कीनिया से। इसके साथ ही यहाँ पर है लेक टंगानिका इन द वेस्ट एंड लेक न्यासा इन द साउथ वेस्ट। और तंजानिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट किलिमंजारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about Universal Postal Congress which was in the news recently. सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a United Nations specialized agency and the postal sector's primary forum for international cooperation. Second statement है, it sets the rules for international mail exchanges and makes recommendations to stimulate growth in mail parcel and financial services volumes. और थर्ड स्टेटमेंट है, its headquarter is located in Paris, France. और यहां पर आपसे
करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है बर्न, स्विट्जरलैंड में। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस is a United Nations specialized agency and the postal sector's primary forum for international cooperation. So, it is the second oldest international organization worldwide, and it sets the rules for international mail exchanges and makes recommendations to stimulate growth in mail, parcel, and financial services volumes, and also to improve the quality of service for customers. सो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है बर्न, स्विट्जरलैंड में। इसको फाउंड किया गया था 1874 में एंड इट सर्व्स एज द प्राइमरी फोरम फॉर द कॉपरेशन बिटवीन पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स इंश्योरिंग अ यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Reunion Island, which was in the news recently, is located in which of these? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो रीयूनियन द्वीप है वो इनमें से किस में स्थित है। आपको बताना है कि वो किस महासागर में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है इंडियन ओशन में। आप देख सकते हैं Reunion Island is a French island in the western Indian Ocean. It lies about 680 kilometers east of Madagascar and 180 kilometers southwest of Mauritius. So it covers an area of 2511 square kilometer and it is almost elliptical in shape, about 40 miles long and 30 miles wide. So it is home to the highest peak in the Indian Ocean, the Pitadinigis, and one of the most active volcanoes on the planet, the Piton de la Fournaise. और इसकी जो कैपिटल है वो है सेंट डेनिस ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट। So Reunion's coast has no good natural harbors. It has a tropical climate. So as a French overseas territory, it has the same political status as another departments in mainland France. And it is a key French military base for the Indian Ocean region. Its economy is based largely on the export of sugar. Other products include meat and milk products, rum, molasses, tobacco, granium, essence, and vanilla. सो अब ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये स्थित है वेस्टर्न इंडियन ओशन में और ये फ्रांस का एक द्वीप है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।